नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने YouTube चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो भारत की जलवायु का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने भारत की जलवायु के संदर्भ में एक सामान्य विशेषताएं आप लोगों को बताई थे, जिसके अंतर्गत बताया था कि जलवायु किसे कहते हैं, मौसम किसे कहा जाता है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है। भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है: शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। आज हम समझेंगे कि भारतीय मानसून की उत्पत्ति के क्या क्या कारण हैं, क्या मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि भारत की जलवायु के संदर्भ में या भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में भूगोलविदों द्वारा या क्लाइमेटोलॉजिस्ट द्वारा, जलवायु वैज्ञानिकों द्वारा 4 प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा थ्योरी किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में। तो पहले हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से थ्योरी प्रतिपादित किए गए। तो देखते हैं, सबसे पहला जो थ्योरी है भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में, इसे कहा जाता है चिरसम्मतकालीन सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। चिरसम्मतकालीन सिद्धांत, चिरसम्मतकालीन सिद्धांत, इंग्लिश में इसे कहा जाता है क्लासिकल थ्योरी। इसका एक और नाम है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडमंड हैले महोदय के द्वारा 1686 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? एडमंड हैले महोदय के द्वारा 1686 ईस्वी में। इस थ्योरी को तापीय सिद्धांत कहा जाता है या चिरसम्मतकालीन सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी। क्लियर है? भारतीय मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में जो दूसरा प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, इसका नाम है विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत। पछुआ पवन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन फ्लोन महोदय के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? फ्लोन महोदय के द्वारा। भारतीय मानसून के संदर्भ में जो तीसरा प्रमुख सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन वर्ल्ड लेवल पर ईस्ट महोदय के द्वारा और भारतीय संदर्भ में पी कोटेश्वरन महोदय के द्वारा किया गया। भारतीय संदर्भ में किसके द्वारा किया गया? पी कोटेश्वरम, और वर्ल्ड लेवल पर ईस्ट महोदय के द्वारा। ठीक है? और भारतीय मानसून की उत्पत्ति या मैकेनिज्म के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है एल नीनो सिद्धांत। एल नीनो सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन गिलबर्ट वाकर महोदय के द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? गिलबर्ट वाकर। तो यही 4 थ्योरी जो है हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है: चिरसम्मतकालीन सिद्धांत, विषुवतीय पछुआ पवन सिद्धांत, जेट स्ट्रीम सिद्धांत और एल नीनो सिद्धांत। इसके अलावा हम लोग लानिना इफेक्ट, एंसो इफेक्ट, दक्षिणी दोलन का भी अध्ययन करेंगे भारतीय मानसून के संदर्भ में। क्लियर है? तो एक एक थ्योरी करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले, कि भारतीय मानसून के मैकेनिज्म के संदर्भ में इस चारों सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, कैसे इनकी उत्पत्ति होती है। लेकिन उत्पत्ति होने के बाद भारत में इनका प्रवेश जो होता है, उसके संदर्भ में मतैक्य। मानसून की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। लेकिन मानसून जब जनरेट कर जाता है तो वह भारत में 2 मार्गों से प्रवेश करती है, एक अरब सागर की शाखा के द्वारा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा। और इसके मार्ग में पश्चिमी घाट, हिमालय पर्वत और पूर्वी घाट और गारो खासी पहाड़ियां जो भूमिका निर्वहन करती है, उनके बारे में कहीं कोई मतैक्य नहीं है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चिरसम्मतकालीन या सिद्धांत या तापीय सिद्धांत। नाम से स्पष्ट है कि यह सिद्धांत जो है वह मुख्य रूप से तापीय विशेषताओं पर आधारित है। क्लियर है? अर्थात हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? तापमान है। क्लियर है? हम जानते हैं कि पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य की
निम्न 3 प्रमुख आभासी स्थितियां होती है। यहां ध्यान दीजिएगा, मैंने वर्ड यूज किया है आभासी स्थितियां। पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य की निम्न 3 प्रमुख आभासी स्थितियां होती है। वे कौन सी 3 स्थितियां आभासी होती हैं, इसको हम लोग पहले समझते हैं। क्लियर है? तो 3 प्रमुख आभासी स्थिति में पहली स्थिति है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स, विषुव। क्लियर है? इक्विनॉक्स, विषुव। दूसरी स्थिति है उत्तरायण, सूर्य की स्थिति उत्तरायण। ये यहां पर ध्यान दीजिएगा, जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण और दक्षिणायन वर्ड यूज हम कर रहे हैं तो यहां पर आभासी स्थानांतरण के बारे में वर्ड यूज करेंगे। ठीक है? तो सूर्य का आभासी उत्तरायण होना, उत्तरायण स्थिति होना। क्लियर है? तीसरा महत्वपूर्ण है दक्षिणायन, दक्षिणायन स्थिति। अब इसका क्या असर पड़ता है इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इक्विनॉक्स क्या है। तो इक्विनॉक्स वह स्थिति होती है जब विषुवत रेखा पर सूर्य की स्थिति बिल्कुल वर्टिकल पड़ती है। मान लीजिए कि विषुवत रेखा यह ग्लोब है, क्लियर है, ये 0 डिग्री की रेखा। जब सूर्य की स्थिति विषुवत रेखा पर लंब रूप से पड़ेगी तो क्या होगा, पूरी पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होगी, तापमान का भी लगभग बराबर वितरण होता है। क्लियर है? लेकिन यह स्थिति कब होती है, 21 मार्च को। इसके बाद सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण हो जाती है और सूर्य जो है 21 जून को फिर कर्क रेखा पर लंब रूप से पड़ता है। कहां पर, 21 जून को कर्क रेखा पर लंब रूप से पड़ता है और उसके बाद पुनः सूर्य की स्थिति, क्योंकि इसके आगे सूर्य की स्थिति नहीं जाती है, तो सूर्य की पुनः स्थिति यहां से यह दक्षिण की ओर शुरू होती है और 23 सितंबर को सूर्य पुनः विषुवत रेखा पर लंब रूप से पड़ रहा है। क्लियर है? तो साल में 2 डेट, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये 2 वैसे डेट हैं जब सूर्य की किरणें इक्वेटर पर बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही है। क्लियर है? 23 सितंबर के बाद सूर्य की स्थिति जो होती है वह दक्षिणायन हो जाती है और 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर बिल्कुल वर्टिकल पड़ रही है। सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ रही है 22 दिसंबर को, कहां पर, मकर रेखा। अब क्या होते हैं कि जब सूर्य की स्थिति दक्षिणायन होती है और जब सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो उस समय तापमान का जो वेरिएशन होता है, यही तापीय भिन्नता जो है वह मानसूनी पवन की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं पहले कि मानसूनी पवन की उत्पत्ति के क्रम में 2 महत्वपूर्ण फैक्ट हमको जान लेना आवश्यक है। पहला महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि पहला महत्वपूर्ण फैक्ट नंबर 1, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्लियर है? हवाओं का प्रवाह जो होता है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। क्लियर है? दूसरा महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि हवाएं कभी भी सीधी नहीं चलती, सदैव दक्षिण तक चलती है। हवाओं का प्रवाह जो है वह सदैव क्या होता है, तिरछा। हवाओं का प्रवाह सदैव तिरछा होता है। ये हमने कोरियोलिस फोर्स में पढ़ लिया है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि हवाओं का जो प्रवाह दिशा होता है वह उत्तरी गोलार्ध में अपनी प्रवाह दिशा के दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी प्रवाह दिशा के दाहिनी ओर, बाईं ओर। तो ये 3 कॉन्सेप्ट, पहला हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, दूसरा हवाओं का प्रवाह हमेशा तिरछा होता है, कभी भी सीधी नहीं चलती, और तीसरा जो है कि हवाएं जो है उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो उत्पन्न कोरियोलिस फोर्स होता है उसके कारण हवाओं का जो प्रवाह होता है वह उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, अपनी प्रवाह दिशा के दाहिनी ओर, और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, अपनी प्रवाह दिशा के बाईं ओर होता है। ये 3 कॉन्सेप्ट हम लोग समझ लें और ये मैप हम लोग समझ लें कि 21 मार्च को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंब रूप से, 21 जून को कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर को जो है वह मकर रेखा पर वर्टिकल पड़ रही है। तो तापीय कॉन्सेप्ट जो है वह हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आइए चलते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट पर। ये 2 पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, एक इस फिगर को और दूसरा यहाँ पर 3 पॉइंट। इसके आधार पर अब हम लोग आते हैं थर्मल थ्योरी पर कि थर्मल थ्योरी क्या कहता है। एडमंड हैले महोदय ने 1686 में इस संकल्पना को प्रस्तुत किया और उन्होंने क्या बताया कि ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री की रेखा,
इसके नीचे हिंद महासागर की स्थिति है और इसके ऊपर या उत्तरी गोलार्ध में क्या है, भारत की स्थिति है। अब यह क्या है, यह 0 डिग्री 23.5 की रेखा है जो भारत के लगभग मध्य से होकर गुजर रही है। कौन सी रेखा है, कर्क रेखा। अभी हमने बताया कि क्या होता है 0 डिग्री पर क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य की किरणें वर्टिकल पड़ती है और 21 मार्च के बाद सूर्य की स्थिति क्या होती है, उत्तरायण होनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर जब सूर्य की किरणें पहुंचती है वह कौन सा डेट है, यह है 21 जून का डेट। 21 जून का डेट क्लियर है। जब सूर्य की किरणें बिल्कुल यहां वर्टिकल पड़ेगी तो यहां पर क्या होगा, तापमान काफी ऊंचा होगा और तापमान ऊंचा होने के कारण यहां की हवाएं जो है वह गर्म होकर क्या होगी, ऊपर उठेगी, जिसके कारण यहां पर एक वैक्यूम क्रिएट होगा, अर्थात यहां पर एक हैप्पी लो प्रेशर बनेगा, निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा। यहां यह ध्यान रखिएगा कि लगभग जहां भी तापमान ऊंचा होता है वहां पर वायुदाब जो है वह नीचा हो जाता है। तो यहां पर क्या बनेगा, लो प्रेशर। ठीक इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में हिंद महासागर में हाई प्रेशर की स्थिति रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, हाई प्रेशर की स्थिति रहती है। पवनों के संचलन के क्रम में हम लोगों ने समझाया था पिछले क्लास में जब वायुदाब और पवन पढ़ रहे थे, यह पवनों का रोटेशन होता है। ये 0 डिग्री, यह कर्क रेखा 23.5 नॉर्थ, यह है 23.5 साउथ। तो यहां पर पवन इस तरीके से चल रही है, ये अस्थाई पवन है जिसको ट्रेड विंड के नाम से जाना जाता है और यहां पर इस तरफ प्रवाह हो रहा है, इस तरफ प्रवाह हो रहा है। तो ये ग्लोब पर चलने वाली अस्थाई पवन है। लेकिन होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें या सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है तो ये जो ट्रेड विंड है यह लुप्त हो जाता है या फिर अपने स्थान से, अपने अक्षांशीय क्षेत्र से उत्तर की ओर ट्रांसफर हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जो 0 डिग्री के आसपास के क्षेत्र में थर्मल एरिया बनता है, तापीय विषुवत रेखा का क्षेत्र बनता है, वह सूर्य की उत्तरायण स्थिति के साथ में यह उत्तर की ओर खिसकता जाता है। क्लियर है। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के ऊपर जब सूर्य की स्थिति होती है तो उस समय थर्मल लाइन की स्थिति यह होती है। यह है तापीय विषुवत रेखा। यह क्या है, एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है जिसके परिणाम स्वरूप हवाएं जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती है इस निम्न वायुदाब को भरने के लिए। यहां पर हाई प्रेशर का क्षेत्र है, ट्रेड विंड के साथ यह आगे बढ़ रही है जिसकी दिशा यहां पर क्या है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की। लेकिन क्या होता है कि फेरेल के नियम के अनुसार और कोरियोलिस फोर्स के अनुसार क्या होता है कि जैसे ही ये हवाएं जो हैं वह इक्वेटर को क्रॉस करती है, अभी मैंने क्या बताया था, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी प्रवाह दिशा के दाईं ओर, यहां देखिएगा दक्षिण गोलार्ध में अपनी प्रवाह दिशा के बाईं ओर चल रही है। मूवमेंट ये होना चाहिए लेकिन पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इनका मूवमेंट इस तरीके से हो रहा है। क्लियर है। तो ये हवाएं जो है दक्षिण गोलार्ध में अपनी प्रवाह दिशा के बाईं ओर और जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती उत्तरी गोलार्ध में यह इस रूट में आगे बढ़ती है, इस तरीके से आगे बढ़ती है वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए। क्लियर है। यहां तक फिगर आपने समझ लिया कि जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती है इन हवाओं की दिशा जो है जो पूर्व में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर थी अब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। क्लियर है। जैसे ही यह इस क्षेत्र में महेंद्रगिरी की पहाड़ियों से टकराती है क्या होता है कि यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। दक्षिण में ही स्थित पहाड़ियों से, अब मैं इस फिगर पर आ जा रहा हूं, दक्षिण में स्थित पहाड़ियों जैसे महेंद्रगिरी है, अन्नामुदी की पहाड़ियां हैं, उनसे जब यह टकराती है तो ये हवाएं जो है दो भागों में इस तरीके, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा के रूप में इस तरीके से आगे बढ़ती है। यह बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है। देखिए यह बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है, यह बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र। क्लियर है। और यह है अरब सागर की शाखा का क्षेत्र। तो यहां पर क्या हो रहा है कि दो प्रकार की मॉनसूनी पवन का यहां पर दो विभाजन हो जा रहा है। एक कौन सा है, एक अरब सागर की शाखा का ब्रांच हो गया और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा का ब्रांच हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि विषुवत रेखा को पार करने के बाद दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन जो दक्षिणी गोलार्ध में जिसकी स्थिति है वह जैसे विषुवत रेखा को क्रॉस करती है दक्षिण में, भारत के दक्षिण में स्थित पहाड़ियों से टकराकर दो भागों में बढ़ जा रही है, एक अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब हम समझते हैं सबसे पहले अरब सागर की शाखा के बारे में।
सबसे पहला पॉइंट है कि अरब सागर की शाखा की स्थिति क्या है, कैसे मूवमेंट होता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अरब सागर की शाखा जो है जब भारतीय क्षेत्र में एंटर कर रही है तो इसका मुकाबला किससे हो रहा है, पश्चिमी घाट की पहाड़ियों से। पश्चिमी घाट की पहाड़ी की विशेषता क्या है कि इसका दक्षिणी भाग जो है काफी ऊंचा है और उत्तरी भाग जो है यह अपेक्षाकृत कम ऊंचा है। तो क्या होता है कि अरब सागर से चलने वाली या हिंद महासागर से जो अरब सागर में पहुंची हुई हवाएं हैं, यह चूंकि एक बहुत दूरी तक सागरीय दूरी से होकर गुजरी हुई होती है, अतः इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा अर्थात आर्द्रता की मात्रा काफी अधिक होती है और ये हवाएं भारी होती है, जलवाष्प से भरी होती है। तो यहाँ पर ऊंची पहाड़ियों से जैसे यह टकराती है, यह तेजी से ऊपर की ओर उठती है और ऊपर उठकर वह क्या करती है, संघनित होती है और इन क्षेत्रों में पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश करती है। इसलिए कहा गया भारत के 3 प्रमुख क्षेत्र जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, उसमें एक क्षेत्र यह भी है पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल क्षेत्र, जबकि पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल जो क्षेत्र है वह सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत या सेमी एरिड एरिया के अंतर्गत आता है, क्योंकि हवाएं जब ठंडी होकर ऊपर उठती है तो अपनी सारी आर्द्रता को गिरा देती है, ह्यूमिडिटी को गिरा देती है आर्द्रता जल वर्षा के रूप में, और जब यह हल्की होती है तो पर्वत के दूसरी ढाल को उतरती है। लेकिन यहाँ पर अब इस हवा में ह्यूमिडिटी की मात्रा काफी कम हो जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्र में काफी कम वर्षा होती है। दूसरा क्या है इसमें कि जैसे जैसे ये हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ती जाती है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वर्षा की मात्रा जो है वह भी कम होती जाती है। जैसे केरला के क्षेत्र में 300 सेंटीमीटर की वर्षा, और ऊपर गए तो 270, ऊपर गए तो 250, और यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पर 200 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल क्षेत्र में कम होती जाती है, जिसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ही उत्तर में कम और दक्षिण में अधिक है। जब पर्वतों की ऊंचाई अधिक होगी तो क्या होगा, हवाएं अधिक ऊंची उठेगी और संघनन अधिक होगा उनका, और वे अपनी ह्यूमिडिटी को वहां पर गिराएंगे बारिश के रूप में। अब क्या है कि पश्चिमी घाट में स्थित जो प्रमुख दर्रे हैं, इन दर्रों को जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है, सिनकुट्टा, इन दर्रों के माध्यम से भी हवाएं आंतरिक भाग में एंटर करती है। लेकिन यहाँ पर हमको यह समझना है मुख्य रूप से इस अरब सागर की शाखा का ब्रांच जो है वह 2 मुख्य भागों में विभाजित होता है। पहला, यह तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल के क्षेत्र में, उसके बाद यहाँ पहुंचने के बाद ये हवाएं 2 भागों में बढ़ जाती है। एक विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, यहाँ पर देखिएगा यह विंध्याचल पर्वत है और यह सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वत के बीच में जो भ्रंश घाटी का क्षेत्र है वह अपेक्षाकृत नीचा क्षेत्र है। यहां से ये हवाएं जो हैं यह भारत के आंतरिक भागों में एंटर करती है और नर्मदा और सोन घाटी के मार्गों से आगे बढ़ते हुए इस एरिया में पहुंचती है, भारत के आंतरिक भाग में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, सोन नदी घाटी के क्षेत्र के आसपास में या अमरकंटक की पहाड़ियों के आसपास में प्रवेश कर रही है। यहां पर क्या होता है कि ये हवाएं बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली हवाओं से टकराती है और यह भारत का यह आंतरिक क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ का बस्तर का क्षेत्र है, सोन घाटी का क्षेत्र है या अमरकंटक की पहाड़ी का क्षेत्र है, यह एकमात्र क्षेत्र है जो दोनों क्षेत्रों से बारिश प्राप्त करता है, दोनों क्षेत्रों से, बंगाल की खाड़ी की शाखा से और अरब सागर की शाखा से। क्लियर है? और अरब सागर की दूसरी शाखा जो है वह उत्तर की ओर निकलती है, लेकिन चूंकि अरावली पर्वत की स्थिति उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, जिसके कारण इन हवाओं के मार्ग में कोई अवरोध नहीं मिलता और ये हवाएं सीधे आगे बढ़ जाती है, पंजाब हरियाणा की तरफ निकल जाती है, जिसके कारण अरब सागर की उत्तर की ओर जो शाखा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये सुलेमान और किरथर जो है यह एरिया इधर से यह ब्लॉक है, इधर से यह ब्लॉक है, लेकिन इस रास्ता में इस तरह कोई माउंटेन नहीं रहने के कारण क्या है कि ये हवाएं सीधे उत्तर की ओर निकल जाती है, जिसके कारण इस क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती और इस क्षेत्र में थार के डेजर्ट का विकास हुआ है। यह भाग जो है थार के मरुस्थल के रूप में डेवलप हुआ है, क्योंकि अरब सागर की इस शाखा के मार्ग में कोई पर्वतीय अवरोध नहीं है और ये हवाएं सीधे उत्तर की ओर निकल जाती है। क्लियर है?
तो अरब सागर की शाखा को आप इस तरह समझ लीजिए कि अरब सागर की शाखा जो है वह दक्षिण से उत्तर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वर्षा की मात्रा कम होती जाती है और पश्चिमी घाट के क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा के क्षेत्र से यह अंदर की ओर प्रवेश करती है भारत के आंतरिक भाग में। अब यहां ध्यान दीजिएगा कि अगर ये इस क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिर ये इस पहाड़ी के क्षेत्र में अधिक वर्षा करेगी या सतपुड़ा के क्षेत्र में अधिक वर्षा करेगी। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा जैसे हवाएं इधर मुड़ती है तो टकराती किससे, इससे टकरा रही है, सतपुड़ा से नहीं टकरा रही है, ये टकरा रही है किससे, विंध्याचल से टकरा रही है। तो विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर इससे अधिक वर्षा होती है, न कि सतपुड़ा के उत्तरी ढाल पर। यह बड़ा ही आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हवाओं का प्रवाह का जो मोड है यह इस तरह जा रहा है और जब यहां इंटर करती है तो विंध्याचल के इस क्षेत्र में यह टकरा रही है और यहां पर ऊपर उठकर विंध्याचल के दक्षिणी ढाल पर बारिश करती है, जबकि सतपुड़ा की उत्तरी ढाल पर वर्षा का अभाव होता है। क्लियर है? तो ये है अरब सागर की शाखा का महत्वपूर्ण ब्रांच। अब हम लोग आते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा के संदर्भ में। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है यह जब इंटर करती है बंगाल की खाड़ी में तो सबसे पहले इस क्षेत्र में बारिश करती है। ध्यान दीजिएगा अरब सागर की शाखा से सबसे पहले इस क्षेत्र में केरला के क्षेत्र में सबसे पहले बारिश होती है और बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे पहले अंडमान निकोबार के क्षेत्र में बारिश होती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जान लें कि इस क्षेत्र में आईटीसी, चूंकि यह पूरा एक बड़ा एरिया सागरीय क्षेत्र है, तो आईटीसी के सूर्य की उत्तरायण के साथ आईटीसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो है वह भी उत्तर की ओर खिसकता जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में साइक्लोनिक रेंज, चक्रवातों की उत्पत्ति बड़े पैमाने पर होती है इस क्षेत्र में। और चक्रवात की दिशा कौन से चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में जो चक्रवात होते हैं वो वे चक्रवात होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। और इन चक्रवातों की क्या विशेषता होती है कि ये अपने ऑरिजिन के बाद यह पूरब से पश्चिम की ओर चलते हैं और पूरब से पश्चिम चलने के क्रम में पूर्वी घाट चूंकि काफी कटा फटा है तो यह दर्रों के माध्यम से भारत के आंतरिक क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं, जिससे वर्षा होती है। क्लियर है? इस बंगाल की खाड़ी की शाखा का एक ब्रांच जो है वह सीधे उत्तर की ओर जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है कि यह जो बांग्लादेश का क्षेत्र है, बांग्लादेश का यहाँ का अधिक तापमान, जहां उस समय 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान होता है बांग्लादेश का, लेकिन चूंकि बांग्लादेश के और यही 45 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है ये इन हवाओं को आकर्षित करता है क्योंकि यहाँ पर एक लो प्रेशर बनता है। लेकिन महत्वपूर्ण फैक्ट क्या है कि जब ये हवाएं आगे बढ़ती हैं तो इस क्षेत्र में कोई अवरोध नहीं होने के कारण ये हवाएं सीधे ऊपर क्यों निकल जाती है और भारत के मेघालय, गारो, खासी और जिंते की पहाड़ियों के पास टकराती है। ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये खासी पहाड़ी की दक्षिण का जो क्षेत्र है वह एक कीपाकार घाटी, उल्टी कीपाकार घाटी का क्षेत्र है, जिसमें जब ये हवाएं जाती है तो अंदर घुसती है भारी होने के कारण, लेकिन निकल नहीं पाती जब तक वो अपनी सारी आर्द्रता को उड़ेल नहीं देती है, जिसके कारण इस क्षेत्र के मासीन राम और चेरापूंजी में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। क्लियर है? तो बांग्लादेश के बंगाल की खाड़ी की जो दूसरी शाखा है वह ऊपर की ओर आगे बढ़ रही है और यहाँ पर खासी पहाड़ी से टकराकर जब यह सारी बारिश कर देती है, इसके बाद यह हल्की होकर ऊपर उठती है और ऊपर उठकर क्या होता है, यह पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। एक हिमालय के दर्रों के माध्यम से यह उत्तर की ओर निकल जाती है और दूसरा भाग जो है हिमालय पर्वत के समानांतर, चूंकि हिमालय पर्वत एक अवरोध है तो यह अवरोध जो है फेरेल के नियम का उल्लंघन करता है और ये हवाएं क्या होती है, पश्चिम से पूरब की ओर इस तरीके से आगे बढ़ती है। चूंकि ये हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ रही हैं तो अपने साथ लाई हुई आर्द्रता को वह गिराते चल रही है, जिसके कारण पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गंगा की घाटी के क्षेत्र में जो वर्षा होती है उसमें क्रमशः पूरब से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, उसका क्या कारण है? एक महत्वपूर्ण कारण यहाँ पर यह है कि जैसे ही हवाएं पूरब से पश्चिम की ओर जा रही हैं अपने साथ लाई हुई आर्द्रता को गिराती चल रही हैं, जिसके कारण इसमें ह्यूमिडिटी की मात्रा कम होती जा रही है और इसके बाद जब यहाँ पहुंचती है तो अरावली पर्वत एक महत्वपूर्ण अवरोध के रूप में आ जाता है, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी की इस शाखा से भी यहाँ पर कोई बारिश नहीं हो पा रही है और यह एक थार का जो डेजर्ट है जो मरुस्थल के रूप में बदला है, इसके पीछे यह कारण है कि यह क्षेत्र न तो अरब सागर की शाखा से और न बंगाल की खाड़ी की शाखा से किसी से भी बारिश प्राप्त नहीं कर रहा है।
क्लियर है? तो थर्मल थ्योरी का मोटा मोटी कॉन्सेप्ट ये है कि यह पूर्ण रूप से एक तापीय संकल्पना है, जिसके अनुसार बताया गया है कि तापमान में भिन्नता के आधार पर मानसून जो है जब ये उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश कर रहा है अर्थात 0 डिग्री क्रॉस करता है, तो यह दो मार्गों से भारत में प्रवेश कर रहा है, एक अरब सागर की शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। और इसके बाद इसका ऑरिजिन को आगे मैंने फिगर में समझा दिया। लेकिन यहां पर एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम क्या है? एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम यहां पर यह है कि सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन स्थिति हमेशा होती है, लेकिन मानसून में इस तरह की निश्चिंतता नहीं देखी जाती है कि वर्षा जो है क्रमशः पश्चिम से पूर्व की ओर होती जा रही है, यहां पर अधिक वर्षा, यहां कम वर्षा। यह निश्चिंतता या यह निरंतरता कंटिन्यूटी नहीं होती है, जबकि उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति में स्थिरता है। तो तापीय संकल्पना का इस आधार पर विरोध किया जाता है कि अगर उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थिति के आधार पर भारत में मानसून का जनरेशन होता है तो यह तो हमेशा हर बार होता है, लेकिन मानसून जो है कभी काफी अधिक बारिश, कभी सूखा की स्थिति बन गई, कभी बाढ़ की स्थिति आ गई। तो इसके पीछे जो कारण है, यह कारण जो है यह तापीय सिद्धांत को नकार देता है।